हम्म अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रह्मांड का 75% द्रव्यमान एक ऐसी चीज से बना है जिसे आप देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते और जिसका वजन मतलब व्यावहारिक रूप से शून्य के बराबर है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, आमतौर पर तो यही माना जाता है कि जो चीज जितनी हल्की और अदृश्य होती है उसका प्रभाव उतना ही कम होता है ना? बिल्कुल। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम जिस तत्व की बात कर रहे हैं, वो इस पूरे नियम को एकदम पलट कर रख देता है। सही बात है। तो आज हमारी रिसर्च और वैज्ञानिक नोट्स का मुख्य मिशन यही है कि हम समझें कि कैसे केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से बना ये तत्व यानी हाइड्रोजन न सिर्फ तारों को रोशन कर रहा है, बल्कि हमारे भविष्य का सबसे बड़ा ईंधन भी बन सकता है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ, और ये विरोधाभास अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। मतलब हम एक ऐसे तत्व पर चर्चा कर रहे हैं जिसकी संरचना में कोई जटिलता है ही नहीं। हम्म। इसके पास कोई न्यूट्रॉन भी नहीं है सामान्य अवस्था में। सिर्फ एक प्रोटॉन बीच में बैठा है और एक इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लेकिन यही अकेला जोड़ा पूरे ब्रह्मांड का आधार तैयार करता है। कमाल की बात है ना। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समय जब विज्ञान ने पहली बार इस रहस्यमयी गैस को एक अलग पहचान दी थी। हाँ, वो 1766 का समय था। बिल्कुल। हेनरी कैवेंडिश नाम के एक ब्रिटिश वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जब जस्ता या लोहे जैसी धातुओं को किसी बहुत ही मजबूत एसिड के साथ मिलाया जाता है, तो एक बहुत ही अजीब सी गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगती है। और पता है, कैवेंडिश ने जो सबसे बड़ी बात नोटिस की वो क्या थी? क्या? वो ये थी कि ये गैस आग के संपर्क में आते ही बहुत तेजी से और एक छोटे से विस्फोट के साथ जल उठती थी। अरे बाप रे! हाँ, इसी अत्यधिक आक्रामक और ज्वलनशील स्वभाव के कारण कैवेंडिश ने इसे उस समय ज्वलनशील हवा या फ्लेमेबल एयर का नाम दे दिया था। अच्छा, तो शुरुआत में इसे ज्वलनशील हवा कहते थे। बिल्कुल। फिर बाद में रसायन विज्ञान के पिता माने जाने वाले एंटोनी लेवोजियर ने इसे हाइड्रोजन नाम दिया, जिसका ग्रीक भाषा में सीधा सा अर्थ होता है पानी बनाने वाला। हम्म। ज्वलनशील हवा से लेकर पानी बनाने वाला तक का ये सफर सच में बहुत दिलचस्प है। लेकिन अगर आज के आधुनिक विज्ञान की बात करें, तो हमारी आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में इसे एक बहुत ही स्पष्ट जगह मिली हुई है। एकदम सही। इसका प्रतीक H है और परमाणु क्रमांक 1 है। इसका परमाणु भार सिर्फ 1.008 AMU है। अब यहाँ AMU का मतलब समझना जरूरी है। ये एटॉमिक मास यूनिट है। हाँ, जो कि बहुत ही छोटी इकाई होती है। बिल्कुल। सरल शब्दों में कहें तो ये कार्बन के एक परमाणु के 12वें हिस्से के बराबर होता है। मतलब व्यावहारिक रूप से इसका वजन कुछ भी नहीं है। इसी वजह से इसे आवर्त सारणी के सबसे पहले समूह और पहले आवर्त में रखा गया है। ऐसा लगता है जैसे इसे एकदम VIP सीट मिली हुई है। हाँ, वीआईपी सीट तो मिली है, लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि अपनी इस नंबर 1 की कुर्सी पर बैठकर भी हाइड्रोजन रसायन विज्ञान के लिए आज तक एक पहेली बना हुआ है। पहेली कैसे? देखिए, विज्ञान की दुनिया में इसे अक्सर एक आवारा तत्व कहा जाता है। आवारा तत्व? ये नाम थोड़ा अजीब लगता है। ऐसा क्यों भला? ऐसा इसकी दोहरी प्रकृति के कारण है। आवर्त सारणी को अगर ध्यान से देखा जाए तो पहले समूह में इसके जो पड़ोसी हैं, जैसे लिथियम, सोडियम या पोटेशियम, ये सब क्षार धातुएं हैं। अच्छा। इन धातुओं की खासियत ये होती है कि ये रासायनिक प्रक्रिया के दौरान अपना एक बाहरी इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से त्याग देती हैं, और हाइड्रोजन भी बिल्कुल ऐसा ही कर सकता है। तो फिर इसमें दोहरी प्रकृति कहाँ से आई? वही तो बता रहा हूँ, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आवर्त सारणी के बिल्कुल दूसरे छोर पे 70वें समूह में हैलोजेंस बैठे हैं, जैसे क्लोरीन या फ्लोरीन। हाँ, हैलोजेंस। इन हैलोजेंस की खासियत है कि इन्हें स्थिर होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत होती है, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। और हाइड्रोजन ये काम भी कर सकता है? बिल्कुल। मतलब ये एक उस अंडरकवर जासूस की तरह है जो दो कट्टर दुश्मन गिरोहों मतलब क्षार धातुओं और हैलोजेंस में आसानी से घुल मिल जाता है। इसे खुद ही नहीं पता कि इसे किसके जैसा बर्ताव करना है। सही कहा आपने, ये तय ही नहीं कर पाता। लेकिन अगर रसायन विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो ये पहचान का संकट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यही दोहरी प्रकृति, यही आवारापन इसे लगभग हर दूसरे तत्व के साथ जुड़ने की आजादी देता है।
देखिए, ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है और साझा भी कर सकता है। अच्छा, तो ये काफी लचीला है। बहुत ज्यादा। और इसी लचीलेपन की वजह से ब्रह्मांड में इतने सारे अलग अलग तरह के यौगिक बन पाते हैं। कार्बन के साथ मिलकर ये लाखों तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, जो पृथ्वी पर जीवन का आधार हैं। ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये पानी बनाता है। बिल्कुल। अगर हाइड्रोजन सिर्फ एक ही तरह से बर्ताव करता, मतलब केवल इलेक्ट्रॉन देता या केवल लेता, तो इतनी रासायनिक विविधता संभव ही नहीं होती। शायद आज मानव जीवन ही संभव नहीं होता। ये सच में एक बहुत बड़ा विचार है। और इस आवारा पहचान का असर इसके भौतिक और रासायनिक गुणों के विरोधाभास पर भी तो बहुत साफ दिखाई देता है ना। हाँ, एकदम विरोधाभासी है ये। अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो सामान्य अवस्था में ये बिल्कुल अदृश्य, स्वाधीन, रंगहीन और गंधहीन गैस है। ये एक अधातु है और पानी में बहुत ही कम घुलती है। बाहर से देखने पर ये एकदम शांत गैस लगती है। लेकिन इसका रासायनिक स्वभाव इस शांति के बिल्कुल विपरीत है। वो कैसे? यह अदृश्य गैस असल में बेहद आक्रामक है। दहन के दौरान ये नीली लौ के साथ बहुत तेजी से और विस्फोटक रूप से जलती है। ये जलने में केवल सहायक नहीं है जैसे ऑक्सीजन होती है, अच्छा। बल्कि ये खुद जलती है और बहुत बड़ा विस्फोट कर सकती है। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली अपचायक गुण होता है, जिसे साइंस में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। इस अपचायक गुण को थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये गैस ऑक्सीजन की इतनी भूखी है कि ये उसे दूसरे यौगिकों से छीन ही लेती है। छीन लेती है? हाँ, उदाहरण के लिए जब किसी धातु के ऑक्साइड, मान लीजिए लोहे के ऑक्साइड या साधारण जंग, पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, तो हाइड्रोजन उस ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को खींचकर अलग कर देती है। वाव! पीछे सिर्फ शुद्ध लोहा बच जाता है और हाइड्रोजन खुद उस ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बन जाती है। ये रासायनिक रूप से चीजों को तोड़ने और जोड़ने में बहुत माहिर है। सही बात है। और अगर इसे क्लोरीन जैसे हैलोजन के साथ मिला दिया जाए, तो ये इतनी तेजी से प्रतिक्रिया करती है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है, जो पानी में घुलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसा बेहद तेज और खतरनाक तेजाब बन जाती है। रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है जिस पर चर्चा करना जरूरी है। हाँ, बताइए। अगर ये गैस इतनी विस्फोटक है, इतनी आक्रामक है कि नीली लौ के साथ धमाका करती है, ऑक्सीजन को दूसरे तत्वों से छीन लेती है, तो इसके जलने का अंतिम परिणाम शुद्ध जल कैसे हो सकता है? मतलब जो गैस आग लगाती है, भयंकर विस्फोट करती है, वही गैस जीवन देने वाला पानी कैसे बना रही है? ये प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है? ये बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर रसायन विज्ञान के असली काम करने का तरीका समझ आता है। देखिए, जब हम कहते हैं कि हाइड्रोजन जल रही है, तो इसका वैज्ञानिक मतलब है कि वो तेजी से ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया कर रही है। ठीक है। हवा में हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में जुड़े होते हैं और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु जुड़े होते हैं। जब इन्हें थोड़ी सी चिंगारी या गर्मी मिलती है, तो इनके बीच के पुराने बंधन टूट जाते हैं। अच्छा, और बंधन टूटने के बाद क्या होता है? इसके बाद वे एक नई व्यवस्था में जुड़ते हैं। मतलब 2 हाइड्रोजन के परमाणु एक ऑक्सीजन के परमाणु के साथ जुड़कर एक नया बंधन बनाते हैं। विज्ञान का नियम है कि जब भी ये नया, ज्यादा स्थिर रासायनिक बंधन बनता है, तो बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। वही असीमित ऊर्जा हमें नीली लौ, गर्मी और विस्फोट के रूप में दिखाई देती है। लेकिन इस पूरी मार-काट और ऊर्जा के निकलने के बाद जो नया अणु बनकर तैयार होता है, वो H2O होता है। ओहो। सारी अतिरिक्त ऊर्जा तो निकल चुकी होती है और पीछे बचता है एकदम शांत, स्थिर और जीवनदायी पानी। कमाल की बात है। मतलब भयंकर आग और विस्फोट की राख से ही पानी का जन्म हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन पानी बनाने की ये क्षमता इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम हाइड्रोजन के किस रूप की बात कर रहे हैं। क्योंकि मैंने पढ़ा है कि ये तत्व हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यहाँ हमें समस्थानिकों यानी आइसोटोप्स के खेल को समझना होगा, है ना? एकदम सही। अभी तक हमने जो भी बात की वो हाइड्रोजन के सबसे सामान्य रूप की थी, जिसे विज्ञान में प्रोटियम कहते हैं। प्रोटियम, अच्छा। प्रकृति में पाई जाने वाली 99.9% हाइड्रोजन इसी रूप में होती है। इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ये इसका सबसे हल्का और स्थिर रूप है।
समस्थानिकों की इस पूरे खेल को हम ना गाड़ियों के उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। वो कैसे? मान लीजिए कि प्रोटियम एक साधारण साइकिल है, एकदम हल्की, सरल और स्थिर। लेकिन अगर उस साइकिल में एक भारी मोटर लगा दी जाए तो वो मोटर बाइक बन जाएगी। हाँ बिल्कुल। विज्ञान की भाषा में अगर प्रोटियम के नाभिक में एक न्यूट्रॉन जोड़ दिया जाए तो उसका वजन दुगना हो जाता है। इसे ड्यूटीरियम कहते हैं या भारी हाइड्रोजन। ये वही रूप है जो भारी जल या D2O बनाता है, जिसका इस्तेमाल परमाणु रिएक्टरों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये गाड़ियों वाला उदाहरण बहुत सटीक दिया आपने। और कहानी यहाँ भी नहीं रुकती। अच्छा। अगर उसी मोटर बाइक में एक और भारी इंजन लगा दिया जाए तो वो एक ऐसा अस्थिर जेट इंजन बन जाएगी जो कभी भी फट सकता है। अरे बाप रे। विज्ञान में अगर उस नाभिक में एक और न्यूट्रॉन जोड़ दिया जाए, यानी कुल 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन, तो ये ट्रिटियम बन जाता है। ट्रिटियम? हाँ, न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से तत्व की रासायनिक पहचान नहीं बदलती। वो रहता हाइड्रोजन ही है और ऑक्सीजन के साथ ही प्रतिक्रिया करता है, लेकिन उसका वजन और उसकी स्थिरता पूरी तरह बदल जाती है। ट्रिटियम अत्यंत दुर्लभ है, बहुत भारी है और सबसे बड़ी बात, ये रेडियोधर्मी है। मतलब रेडियो एक्टिव? बिल्कुल। ये लगातार टूटता रहता है और विकिरण छोड़ता है। यही तो विज्ञान की खूबसूरती है। एक ही तत्व के 3 अलग-अलग रूप और तीनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग। और मजेदार बात यह है कि हाइड्रोजन के ये गुण सिर्फ प्रयोगशालाओं के अंदर टेस्ट ट्यूब तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने बाहर की दुनिया, मानव सभ्यता और वैश्विक उद्योगों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। एकदम सही कहा आपने। अगर औद्योगिक दुनिया की बात करें तो 20वीं सदी की शुरुआत में एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने सचमुच दुनिया की एक बड़ी आबादी को भुखमरी से बचाया था। अच्छा, आप हैबर प्रक्रम की बात कर रहे हैं ना? हाँ, हेबर प्रोसेस। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन इंसान या पौधे उस नाइट्रोजन को सीधे हवा से खींचकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हवा में नाइट्रोजन के 2 परमाणु एक बहुत ही मजबूत ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। उन्हें तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कैसे काम आती है? वैज्ञानिकों ने खोजा कि अगर अत्यधिक उच्च दबाव और लगभग 500 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान पर लोहे जैसे उत्प्रेरक की मौजूदगी में हवा की नाइट्रोजन को हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाया जाए तो नाइट्रोजन का वो मजबूत बंधन टूट जाता है। अच्छा। हाइड्रोजन के परमाणु नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाते हैं और अमोनिया बनाते हैं, यानी NH3। और ये अमोनिया वैश्विक कृषि के लिए कृत्रिम खादों का मुख्य आधार है। बिल्कुल। मतलब आज दुनिया भर के खेतों में जो करोड़ों टन अनाज उग रहा है, वो असल में हाइड्रोजन की उसी आक्रामक और जोड़ने वाली प्रकृति के कारण ही संभव हो पा रहा है। इसके बिना तो हम इतनी बड़ी आबादी का पेट ही नहीं भर पाते। सही बात है। इसके अलावा एक और बहुत आम प्रक्रिया है जिसका सीधा असर हमारी रसोई पर पड़ता है। रसोई पर? हाँ, हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजनेशन। जो तरल वनस्पति तेल होते हैं ना, जैसे सोयाबीन या सूरजमुखी का तेल, उनके अणुओं में कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं होती हैं जो आपस में दोहरे बंधनों से जुड़ी होती हैं। ठीक है। इन दोहरे बंधनों की वजह से तेल के अणु एक दूसरे के साथ कसकर पैक नहीं हो पाते, इसलिए वे तरल अवस्था में रहते हैं। तो जब इन तरल तेलों में हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो असल में क्या बदलता है? हाइड्रोजन उन दोहरे बंधनों पर हमला करती है और उन्हें तोड़ देती है। हाइड्रोजन के परमाणु कार्बन की श्रृंखला के साथ जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया से तेल के अणुओं की संरचना बिल्कुल सीधी हो जाती है। अच्छा। और जब अणु सीधे हो जाते हैं तो वे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और कसकर पैक हो जाते हैं। इसी वजह से तरल तेल ठोस वनस्पति घी में बदल जाता है। खाद्य उद्योग में मार्जरीन और वनस्पति घी बनाने के लिए यह तकनीक बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि एक ही गैस खेतों में फसल उगाने में मदद करती है, रसोई के तेल को जमने में मदद करती है, और इसके साथ ही ये चरम इंजीनियरिंग का भी एक बड़ा हिस्सा है। हाँ, चरम इंजीनियरिंग तो है ही। जब बात सबसे ज्यादा ताकत की आती है तो तरल हाइड्रोजन का इस्तेमाल अंतरिक्ष यानों में सबसे शक्तिशाली ईंधन के रूप में किया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती वजन की ही होती है। आपको एक ऐसा ईंधन चाहिए जो सबसे कम वजन में सबसे ज्यादा ताकत पैदा करे। प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन जितनी ऊर्जा पैदा करती है उतनी कोई और रासायनिक ईंधन कर ही नहीं सकता। जब इसे रॉकेट के इंजन में तरल ऑक्सीजन के साथ मिलाकर जलाया जाता है
तो जो जबरदस्त थ्रस्ट पैदा होता है वही भारी भरकम रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के पार ले जाने में सक्षम होता है। और ये सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है, धरती पर भी भारी उद्योगों में इसका उग्र रूप काम आता है, जैसे ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला। हाँ, वेल्डिंग और कटिंग में। बिल्कुल, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के मिश्रण को एक विशेष टॉर्च में जलाया जाता है तो ये इतनी भयंकर गर्मी पैदा करती है जिसका तापमान 2800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बाप रे, बहुत ज्यादा ये। इस ज्वाला का इस्तेमाल भारी धातुओं और लोहे को काटने या जोड़ने के लिए होता है। ये लोहे को बिल्कुल मोम की तरह पिघला देती है। ये सब हमें इस बात का एहसास कराता है कि हम एक बहुत ही शक्तिशाली रासायनिक उपकरण से खेल रहे हैं, लेकिन रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करके जब इंसान अंतरिक्ष में पहुंचता है तो उसे एक और बहुत बड़ा सच पता चलता है। वो क्या? वहां जाने पर यह समझ आता है कि पूरा ब्रह्मांड तो पहले से ही हाइड्रोजन के इंजन पर चल रहा है। बिल्कुल सही कहा। ब्रह्मांड का लगभग 75% द्रव्यमान सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है। जो गैस धरती पर इतनी हल्की और अदृश्य है, वही गैस पूरे अंतरिक्ष में राज कर रही है। और यही इस चर्चा का सबसे विस्मयकारी हिस्सा है। जब भी हम रात में आसमान की ओर देखते हैं और अनगिनत तारों को चमकते हुए देखते हैं या दिन में सूर्य की गर्मी महसूस करते हैं, तो हम असल में हाइड्रोजन की उस अनंत ताकत को महसूस कर रहे होते हैं। हाँ। तारों के केंद्र में, जिसे कोर कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि वो अकल्पनीय दबाव पैदा करता है। लेकिन यहाँ भौतिक विज्ञान का एक नियम आड़े आता है ना। हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन पर सकारात्मक चार्ज होता है, और हमने पढ़ा है कि दो सकारात्मक चार्ज हमेशा एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। वे कभी आपस में जुड़ना नहीं चाहते। एकदम सही। इस विकर्षण को इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कहते हैं। लेकिन तारों के कोर में करोड़ों डिग्री का तापमान और भयानक गुरुत्वाकर्षण का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो इस विकर्षण को हरा देता है। हाइड्रोजन के परमाणु मजबूरी में एक दूसरे से इतनी जोर से टकराते हैं कि वे आपस में जुड़ जाते हैं और एक नया तत्व बनाते हैं, हीलियम। अच्छा, इसे ही संलयन कहते हैं। हाँ, इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। जब यह संलयन होता है तो द्रव्यमान का एक बहुत छोटा सा हिस्सा पूरी तरह से ऊर्जा में बदल जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रसिद्ध सिद्धांत E=mc2 के अनुसार सूर्य की अपार ऊर्जा, उसकी रोशनी और ब्रह्मांड में जीवन का मुख्य स्रोत यही प्रक्रिया है। ये तो जीवन और प्रकाश का स्रोत हुआ, लेकिन भौतिक विज्ञान के हर बड़े रहस्य की तरह इसका एक बेहद डरावना और विनाशकारी पहलू भी है। हाँ, वो तो है। जब यही तारों को रोशन करने वाली प्रक्रिया पृथ्वी पर इंसानों द्वारा अनियंत्रित रूप से की जाती है तो ये विनाश का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है, हाइड्रोजन बम। ये वैज्ञानिक इतिहास का एक बहुत ही स्याह पन्ना है। देखिए, जब वैज्ञानिकों ने ये समझ लिया कि सूर्य कैसे ऊर्जा पैदा करता है तो उन्होंने उसी प्रक्रिया को पृथ्वी पर दोहराने की तकनीक खोज ली। लेकिन दुर्भाग्य से शुरुआत रचनात्मक तरीके से नहीं बल्कि विनाशकारी तरीके से हुई। एक साधारण परमाणु बम जो विखंडन या फिजन पर काम करता है, उसमें भारी परमाणुओं को तोड़ा जाता है। ठीक है। लेकिन एक हाइड्रोजन बम या थर्मोन्यूक्लियर हथियार में पहले एक छोटा परमाणु बम फोड़ा जाता है ताकि सूर्य जैसा तापमान और दबाव पैदा हो सके। अरे! और फिर उस भारी गर्मी से हाइड्रोजन के समस्थानिकों ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का संलयन कराया जाता है। ये संलयन साधारण परमाणु बम से हजारों गुना अधिक ऊर्जा और विनाश पैदा करता है। ये एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। हाइड्रोजन ही वो तत्व है जो ब्रह्मांड में जीवन को संभव बनाता है। सूर्य की रोशनी, पौधों का खाना बनाना, हमारा पानी, सब कुछ। लेकिन इंसानों के हाथ में आकर यही चीज दुनिया को पल भर में राख में बदलने की क्षमता रखती है। विज्ञान का यही स्वभाव है। कोई भी तत्व या तकनीक अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, वो सिर्फ एक शक्ति है। सवाल ये है कि मानव सभ्यता उस शक्ति का उपयोग किस दिशा में करती है। बिल्कुल सही बात है। और सौभाग्य से विनाशकारी हथियारों के दौर से आगे बढ़कर आज दुनिया उसी हाइड्रोजन का उपयोग पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन के संकट से बचाने के लिए करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। हाँ, और यहाँ हम बात कर रहे हैं भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद की, ग्रीन हाइड्रोजन और शून्य प्रदूषण तकनीक की। इस तकनीक का सबसे बेहतरीन उदाहरण है फ्यूल सेल्स, यानी ईंधन सेल। बिल्कुल, ईंधन सेल एक ऐसी तकनीक है
जो हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा को बिना जलाए सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ये बैटरी की तरह काम करती है, लेकिन इसे चार्ज करने की जरूरत नहीं होती, बस इसमें ईंधन डालते रहना पड़ता है। इसमें एक तरफ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है और दूसरी तरफ से हवा की ऑक्सीजन। अच्छा। सेल के अंदर ये दोनों मिलते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिससे बिजली पैदा होती है। इस बिजली का इस्तेमाल कारें, बसें या बड़ी मशीनें चलाने में हो सकता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई धुआं, कोई कार्बन डाइऑक्साइड या कोई जहरीला रसायन बाहर नहीं निकलता। बिल्कुल नहीं। इसका एकमात्र उपउत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ शुद्ध पानी होता है। सोचिए, कोई ऐसी कार चल रही हो जो पूरी तरह से हाइड्रोजन पर आधारित हो और उसके एग्जॉस्ट पाइप से जो कचरा निकल रहा हो वो इतना साफ हो कि उसे एक ग्लास में भरकर पिया जा सके। ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? हाँ, लेकिन अगर ये तकनीक इतनी ही साफ, इतनी ही बेहतरीन और इतनी ही सरल है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? हम दशकों से पेट्रोल और डीजल क्यों जला रहे हैं? दुनिया की हर गाड़ी आज हाइड्रोजन पर क्यों नहीं चल रही? इस पूरी कहानी में पेंच कहाँ है? पेंच इसके उत्पादन में है। हाइड्रोजन गैस ब्रह्मांड में तो सबसे ज्यादा है, लेकिन पृथ्वी पर यह स्वतंत्र रूप से गैस के रूप में आसानी से नहीं मिलती। अच्छा, तो ये अकेली नहीं मिलती? नहीं, यह हमेशा किसी न किसी चीज के साथ जुड़ी होती है। ज्यादातर पानी में ऑक्सीजन के साथ या प्राकृतिक गैस मीथेन में कार्बन के साथ। अब इसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए पहले इसे पानी या मीथेन से अलग करना पड़ता है और इस अलगाव की प्रक्रिया में बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है। मतलब हाइड्रोजन निकालने के लिए ही बिजली या ऊर्जा जलानी पड़ेगी? बिल्कुल। दशकों तक उद्योगों ने हाइड्रोजन निकालने के लिए कोयले या प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ी जाती थी। इसे ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। ओह, तो अगर आप प्रदूषण मुक्त ईंधन बनाने के लिए पीछे से भारी प्रदूषण कर रहे हैं तो पर्यावरण को कोई फायदा तो हुआ ही नहीं। एकदम सही। यहीं पर ग्रीन हाइड्रोजन तस्वीर में आती है। ग्रीन हाइड्रोजन पूरी तरह से गेम चेंजर है। इस प्रक्रिया में हम हाइड्रोजन को पानी से अलग करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जैसे सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी। हाँ, इस साफ बिजली का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया की जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस मूल रूप से पानी में करंट दौड़ाकर उसे वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैस बुलबुले में तोड़ने का काम करता है। वाओ, ये तो प्रकृति का एकदम परफेक्ट प्रदूषण मुक्त चक्र बन गया। बिल्कुल। सूरज की रोशनी से बिजली बनी, उस बिजली से पानी को तोड़कर हाइड्रोजन निकाली गई, उस हाइड्रोजन को ईंधन सेल में डालकर गाड़ियां या कारखाने चलाए गए और आखिर में वो हाइड्रोजन वापस ऑक्सीजन से मिलकर पानी बन गई। इस पूरे चक्र में कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल शून्य है। इसी वजह से इसे भविष्य का सबसे टिकाऊ ईंधन माना जा रहा है। दुनिया भर की सरकारें अब इस ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। भारी उद्योग जैसे स्टील निर्माण, जहाजरानी और लंबी दूरी के हवाई जहाजों को जीवाश्म ईंधन से आजाद करने के लिए ये अकेला सबसे मजबूत विकल्प है। तो अब समय आ गया है इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ने का। हमने शुरुआत की थी एक बहुत ही सरल चीज से, महज एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन वाला तत्व। हमने समझा कि कैसे अपनी दोहरी प्रकृति के कारण ये आवर्त सारणी का आवारा तत्व कहलाया। हाँ, लेकिन उसी आवारापन और लचीलेपन ने इसे ब्रह्मांड का सबसे बहुमुखी तत्व बना दिया। बिल्कुल। ये 75% द्रव्यमान का हिस्सा है, तारों के अंदर असीमित ऊर्जा का इंजन है, जीवन देने वाले पानी का आधार है और अब पृथ्वी पर मानव सभ्यता के एक स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रहा है। चाहे खेतों में अमोनिया खाद की बात हो, रसोई के तेल की बात हो, धातुओं को काटने वाली ज्वाला हो या अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट हों, इस एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ने सचमुच पूरी औद्योगिक दुनिया को अपने कंधों पर उठाया हुआ है। एकदम सही। ये साबित करता है कि प्रकृति में सबसे शक्तिशाली चीजें अक्सर सबसे सरल, सबसे हल्की और अदृश्य होती है। बिल्कुल। आज की इस विस्तृत चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही रोचक विचार है जिस पर चिंतन किया जा सकता है। बताइए। आज हमने जाना कि पानी असल में जली हुई हाइड्रोजन का ही अंतिम परिणाम है। जब हाइड्रोजन अपनी ऊर्जा छोड़कर ऑक्सीजन से जुड़ती है तो पानी बनता है, और अगर हम अपनी पृथ्वी को देखें तो इसका 70% से अधिक हिस्सा गहरे महासागरों से ढका हुआ है। हाँ, बिल्कुल।
तो क्या तकनीकी रूप से ये कहा जा सकता है कि इंसान एक ऐसे ग्रह पर रह रहा है जो असीमित स्वच्छ ईंधन के महासागरों में डूबा हुआ है? वाओ, ये सोचने वाली बात है। बस चुनौती उस पानी को फिर से इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए ग्रीन हाइड्रोजन में बदलने की वैश्विक महारत हासिल करने की है। सोचिए, एक ऐसा भविष्य जहां हमारे महासागर ही हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा, सबसे साफ और कभी ना खत्म होने वाला खजाना बन जाए। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।